तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं विकी कौशल के बारे में कि क्या वो नेक्स्ट सुपरस्टार है या फिर नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि भैया क्यों इस बार मतलब कि इस टाइम पे विकी कौशल की ही आई थिंक चर्चा और सारी जगह पे विकी कौशल छाया हुआ है, क्योंकि आई थिंक उनकी छावा मूवी बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही ज़्यादा मतलब बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन तो कर ही रही है, लेकिन वहीं पे वही दूसरी अगर मैं बात करूँ तो क्यों छावा मूवी इतनी ज़्यादा डिफरेंट है बहुत सारी पीरियड ड्रामा मूवी से। तो इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो मूवी एक ऐसी है कि जहाँ पे सब कुछ डिपेंड होता है एक प्रोडक्शन हाउस पे कि भैया प्रोडक्शन हाउस किस तरीके का है। जहाँ पे मैडॉक फिल्म्स की मैं बात करूँ तो उन्होंने रिसेंटली एक आई थिंक सुपर हिट मूवी दे चुके हैं वो, जिसका नाम है स्काई फोर्स। मतलब कि वो कोई एरी गैरी जैसी मूवी नहीं थी, उस मूवी ने भी हिट जैसा टैग अपना हासिल किया था। और उससे पहले भी अगर हम बात करें तो उनका एक अपना खुद का एक यूनिवर्स चल रहा है, जिसको नाम से पुकारा जाता है कि भैया वो एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है। मतलब कि मैडॉक सिनेमैटिक यूनिवर्स, हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो उनको उनके सारे प्लान्स भी बाहर आए थे। तो एक अच्छी नींव रखना मतलब कि एक प्रोडक्शन हाउस के समान होता है। जैसे कि आई थिंक कॉप यूनिवर्स की भी बात करूं मैं तो उनके पीछे आई थिंक जियो स्टूडियोज और रिलायंस है। और अगर मैं बात करूं वायर ऐप की मतलब कि उनका स्पाई यूनिवर्स की, तो उनके पीछे है यशराज फिल्म्स। तो वैसे ही यहाँ पे छावा के पीछे कहीं ना कहीं एक प्रोडक्शन हाउस जो कि मैडॉक फिल्म्स है, उनका कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से हाथ है। क्योंकि इनके जो डायरेक्टर है वो मुझे लगता है कि वो उन्होंने जो रीजनल फिल्म्स करते थे, उन्होंने रीजनल फिल्म्स का ही डायरेक्ट करने का वो जो एक्सपीरियंस है वो था। क्योंकि एक ही चीज़ थी कि भैया क्यों इन डायरेक्टर को लिया गया। तो मुझे लगता है स्पेशली बॉलीवुड में इस जो डायरेक्टर है छावा की, उनकी पहली मूवी है और पहली मूवी में ही उन्होंने आई थिंक बोलते हैं ना कि भैया पहले बॉल पे ही सिक्स मार दिया। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हमें आई थिंक देखने को मिल रहा है कि भैया हाँ, उन्होंने डायरेक्शन में अपना दमखम दिखाया है। कि अगर मैं बात करूँ इस मूवी की तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अगर मूवी ना देखी हो तो आप लोगों ने ट्रेलर तो देखा ही होगा और टीजर भी देखा होगा। तो यहाँ पे चलो बात करते हैं ट्रेलर की। तो ट्रेलर में ही आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से डायरेक्टर ने ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं। कि भैया जैसे उनके कलर्स हो गए तो किस तरीके से उनकी कोई भी सभा उनकी हुई हो तो वहाँ पे सब लोगों की अलग अलग आई थिंक टोपियाँ होती है, सब लोगों की अलग अलग वेशभूषाएं होती है। और उस ज़माने में मतलब कि आज से तकरीबन कितने साल पहले की बात होगी, तो वहाँ की सारी चीज़ें एक सही तरीका मतलब कि एक इतनी सी गलती उनकी पूरी फिल्म को आई थिंक बर्बाद कर सकती थी। लेकिन नहीं, उन्होंने एक रिस्क लिया, लेकिन उनको भरोसा था कि भैया उन्होंने जो स्टडी की है, मैं डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, इस आई थिंक छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर मतलब कि उनकी खुद के जीवन के अंदर जो स्टडी की है, वो उनको पूरा का पूरा जो डायरेक्टर है उनको भरोसा था और वो भरोसा। तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं विकी कौशल के बारे में कि क्या वो नेक्स्ट सुपरस्टार है या फिर नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अच्छा सा डायरेक्शन तो है ही, अच्छी सिनेमाटोग्राफी भी है और अच्छे तरीके से एक एक आध सीन नहीं होना। जब हम बात करते हैं अगर इस मूवी का कंपैरिजन करूँ, क्योंकि ये एक मराठा एम्पायर पे बेस्ड मूवी है जिसकी बात करते हैं संभाजी के बारे में जहाँ पे बताया जाता है। लेकिन बाजीराव मस्तानी से इसका कंपैरिजन होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं बात करूँ बाजीराव मस्तानी से तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं दिखाई गई थी एज़ कम्पेयर टू दिस मूवी। लेकिन यहाँ पे जो ये छावा मूवी है वहाँ पे हमें बहुत सारी, अगर आपने मूवी देखी हो तो यहाँ पे एक फाइटिंग सीक्वेंस नहीं है, बहुत सारे हैं। मतलब कि तकरीबन 7 से 8 यहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ, और इंक्लूडिंग जो क्लाइमैक्स का सीन आता है उसको भी अगर इंक्लूड कर दे तो रियली आई थिंक 7 से 8 ऐसे सीन होंगे जहाँ पे हमें टोटली फाइटिंग देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी भी बात है। मैं ये नहीं कहता कि भैया ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, लेकिन मज़ा आता है अगर इस टाइप का डायरेक्शन कोई हमें दिखा दे। इस तरीके का सिनेमा हमें देखने को रोज़ रोज़ नहीं मिलता। तो ये मैडॉक फिल्म्स के ऊपर से मतलब कि एक सैल्यूट मैं करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरीके की चीज़ दिखाई। और मुझे लगता है कि इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के बाद मुझे लगता है कि ये शायद ऐसी सीरीज़ भी चालू कर सकते हैं जहाँ पे उन्हें टोटली कंप्लीटली मराठा आई थिंक एम्पायर की जो हिस्ट्री है वो आगे कैसे हुई और कैसे फिर ब्रिटिश लोगों के आने तक
किस तरीके से पूरे इंडिया में आई थिंक मराठा एम्पायर फैला हुआ था, उस तरीके की चीज़ें मुझे लगता है शायद उस टाइप की मूवीज़ हमें आगे भी देखने को मिलेगी, और प्रोडक्शन हाउस एक ही होगा जो होगा मेडॉक फिल्म्स। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों को भी मोटिवेशन मिला होगा जो बनाने चाह रहे हैं आई थिंक इस टाइप की हिस्टोरिकल मूवीज़। तो बात करते हैं विकी कौशल की, तो उनके आगे की मतलब कि फ्यूचर जानने से पहले हम उनके पीछे भी जाना चाहिए कि कैसे उनकी शुरुआत हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक 2015 में उनकी मूवी आई थी आई थिंक मसान, जहाँ पे डायरेक्टर थे गायवान करके कोई डायरेक्टर थे, जो उनके आई थिंक टीममेट भी रहे हैं। तब की बात कर रहा हूँ जब 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो तब आई थिंक विकी कौशल और ये जो मसान मूवी के जो डायरेक्टर थे वो दोनों टीम अप थे, मतलब कि दोनों ही असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो बात करूँ अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवी की, तो उस मूवी तो जो कश्यप साहब थे उन्होंने ही डायरेक्ट की थी, लेकिन ये दो जो विकी कौशल और गायवान वो दोनों हैं, उन दोनों ने ये आई थिंक असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे। तो असिस्टेंट डायरेक्टर रहना एक बहुत ही आई थिंक ऐसी चीज़ कहूँगा कि बहुत ही मुशक्कत भरा काम है। मतलब आप मान ही सकते हो कि भैया वो डायरेक्टर ही हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को आई थिंक अच्छे तरीके से संभालना पड़ता है। और बात करो अगर मसान मूवी की, तो वहाँ पर उनकी एक्टिंग किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा उस एक्टिंग पे, लेकिन उस टाइप की एक्टिंग एक फर्स्ट टाइम एक्टिंग करने वाले एक्टर से इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हम। लेकिन उन्होंने उस तरीके के आई थिंक बहुत सारे मीम्स भी उनके वहाँ से आई थिंक बाहर आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ही वंडरफुल एक्टर है, ग्रेटेस्ट एक्टर है, और शायद इनको आई थिंक छावा मूवी के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल सकता है, क्योंकि हमने पहले देखा है, हमने पहले देख चुके हैं। जैसे कि तानाजी के ऊपर मूवी आई थी तब अजय देवगन सर को मिला था। तो मुझे वैसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म भी पूरी तरीके से डिजर्व करती है आई थिंक नेशनल अवार्ड, तो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर उनकी आई थिंक विकी कौशल की आई थिंक मसान के बाद जो मूवी आई थी, तो वो थी रमन राघव 2.0, तो जहाँ पे वो ही थे, और कश्यप जो थे अनुराग कश्यप वो डायरेक्टर थे उस मूवी के। और यहाँ पे वो प्ले करते हैं कि विकी कौशल जो है वो कॉप का कैरेक्टर, और जो विलन का कैरेक्टर होता है वो तो एज यूजुअल उनके फेवरेट आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वही विलन का कैरेक्टर प्ले करते हैं उस मूवी के अंदर भी। और बहुत ही ज़्यादा आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड भरी ये मूवी है आई थिंक रमन राघव, आप सर्च करके देख भी सकते हो, और मज़ा भी आता है इस टाइप की मूवी देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी अगेन उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि वो एक अंडररेटेड एक्टर हो सकते हैं। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ 2016 की, जब पता नहीं था कि भैया ये उतने आई थिंक बड़े हो जाएंगे, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग और ये स्टारडम की बात करूँ तो उसके बाद मतलब कि मसान मूवी ख़त्म हुई, अभी मूवी आई रमन राघव। लेकिन जहाँ पे एक चीज़ की ज़रूरत होती है हर एक एक्टर को, बॉक्स ऑफिस सक्सेस, वो उन्हें कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस सक्सेस उतनी ज़्यादा नहीं मिली, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम मिली, नियरली एकदम नहीं के बराबर मिली। और जब मूवी आई राजी मूवी, जहाँ पे आई थिंक आलिया भट्ट एज अ लीडिंग लेडी स्पाई का कैरेक्टर वो निभा रही थी, जहाँ पे उनके हस्बैंड का कैरेक्टर आई थिंक विकी कौशल ने निभाया था, क्योंकि उनको रोल्स इतने सारे नहीं मिल रहे थे। वो एक इस्टेब्लिश्ड एक्टर नहीं थे जैसे कि अब वो फाइनली हो चुके हैं। वो एक आई थिंक नेक्स्ट सुपरस्टार लेवल के सुपरस्टार हो ही चुके हैं अब तो। लेकिन तब 2017-18 में तब उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे उनको एक नीड तो होती है कि भैया बॉक्स ऑफिस नंबर्स, वो उन्हें कहीं ना कहीं राजी मूवी से थोड़े बहुत बॉक्स ऑफिस नंबर्स मिले, जहाँ तक आलिया भट्ट जो थी वो लीडिंग आई थिंक रोल में थी, लीड रोल में, और उस सेकंड लीड में आई थिंक विकी कौशल थे। मतलब उतना ज़्यादा उनका कैरेक्टर नहीं था, हाँ क्लियरली उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो एक ज़रूरी था बॉक्स ऑफिस की नंबर्स की ज़रूरत, वो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिलना शुरू हो गए थे। लेकिन ये बॉक्स ऑफिस नंबर्स और भी ज़्यादा आई थिंक 3-4 गुने बढ़ जाते हैं जब मूवी आती है आई थिंक संजू, जिसमें वो मैं मानता हूँ सेकंड लीड ही, मैं मानता हूँ सेकंड या थर्ड लीड, मतलब कि वो लीड कर रहे थे उस सपोर्टिंग रोल के अंदर, जो कि संजू मूवी में आता है, जहाँ पे संजय लीला बंसल सर एज अ डायरेक्टर, नहीं संजय लीला बंसल नहीं, राजकुमार ईरानी एज अ डायरेक्टर वहाँ पे अपनी क्लियरली ये चीज़ दिखाते हैं कि किस तरीके से आई थिंक संजय दत्त की ज़िंदगी से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें जो वो दिखाते हैं पर्दे पे, क्योंकि उनका एक जुड़ाव रहा है संजय दत्त से, चाहे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस हो, लगे रहो मुन्ना भाई हो, या फिर कुछ भी इस टाइप की चीज़ें हो,
और या फिर पीके मूवी में भी उनका कैमियो हो, और कंप्लीटली उन्होंने 2018 में संजू मूवी बनकर तैयार कर दी। और उनके जो लीक्स आए थे बाहर, जो फोटोज की, कि जहाँ पे वो रणबीर कपूर फुल्ली संजय दत्त लुक में लिख रहे थे, तो वहीं से लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भैया हाँ, हमें ये मूवी तो देखनी ही है। तो विकी कौशल को यहाँ पे फ़ायदा मिलता है। वो पूरी तरीके से अपनी एक्टिंग को भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वो एक ऐसे एक्टर है जो अपनी एक्टिंग के दम पे पूरा रोल अपने तरफ भी खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोकस सिर्फ 3 आदमी पे ही होता है। यहाँ पे दत्त साहब, मतलब कि सुनील दत्त साहब, जो कि फादर है संजय दत्त सर के, और कुछ संजय दत्त मतलब कि जो रणबीर कपूर होते हैं उन पे, और तीसरा जो कि कमली, जो कि विक्की कौशल प्ले कर रहे हैं उन पे। स्पेशली मैं भी उनके पहले नहीं जानता था, लेकिन संजू मूवी देखने के बाद मुझे पता चला कि यार ये एक्टर है जो कुछ कर सकता है, मतलब। और बॉक्स ऑफिस नंबर्स पे भी उस टाइम पे आई थिंक सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी ऑफ इंडिया। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आई थिंक 500 करोड़ प्लस उसका कलेक्शन गया था। जो उनको नंबर्स की तलाश में वो अभी भी ढूंढ रहे थे, वो उनको फाइनली मिला जो संजू फिल्म से। लेकिन अभी भी एक लीड रोल के लिए वो तरस रहे थे कि भैया लीड रोल मुझे मिले, जो उनको मिल भी रहा था पिछले मूवीज़ के अंदर। लेकिन लीड रोल, ऐसा लीड रोल नहीं मिल रहा था कि भैया जिससे उन्हें बॉक्स ऑफिस नंबर्स मिले। तो अगेन उनकी आई थिंक मूवी आई जिसका नाम था उरी, और इस मूवी ने आई थिंक रियली, ये मूवी ऐसी मूवी है जो हर एक इंडियन को देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी दर्शाती है कि किस तरीके से इंडियन आर्मी कुछ भी कर सकती है अगर वो ठान ले तो। और ये मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, ये बहुत ही आई थिंक आदित्य धीर जी ने आई थिंक डायरेक्ट की थी, और यहाँ पे उनको फाइनली दोनों चीज़ें एक साथ मिल गई। मतलब कि अगर मैं पहली बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पहले उनको उतना सब कुछ नहीं मिला था। मतलब कि अगर मूवीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे जहाँ पे उनको लीडिंग, मतलब कि लीड एक्टर का रोल मिलता था, वहाँ पे उन्हें बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं मिलते थे। और जहाँ पे उन्हें बॉक्स ऑफिस नंबर्स मिला, वहाँ पे वो सेकंड या थर्ड लीड में थे। मतलब कि सेकंड लीड उसको कहते हैं, अगर किसी को बताना हो तो, जैसे कि मेन एक्टर, मतलब कि मेन एक्टर है जो रणबीर कपूर है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, तो सेकंड लीड में वो रहेंगे। उस टाइप का सपोर्टिंग एक्टर भी आपको अगर मोटा मोटी ज़्यादा मैथ्स ना लगाना हो तो आप पता चल सकता है इस तरीके से। लेकिन उरी मूवी के अंदर वो लीडिंग रोल में भी थे, और उन्हें मिला बॉक्स ऑफिस नंबर भी, और प्लस उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी आई थिंक 2019 में मिले, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बात है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिलना, गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट, मतलब कि आप कभी भी उस टाइप की मूवीज़ बनाते हो, जैसे कि आई थिंक अक्षय कुमार बनाते हैं, जैसे रुस्तम था, फिर टॉयलेटिक प्रेम कथा, फिर पैडमैन, और उस टाइप की चीज़ें। तो आप सोशल मैसेज एक दे रहे हो तो वहाँ पे भी सपोर्ट आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और जब इस टाइप की मूवीज़ बना रहे हो तभी सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जो मुझे लगता है उरी मूवी एक ऐसी मूवी है जो आई थिंक एक अलग ही ऑरा क्रिएट करती है। अगर आप इसका डायरेक्शन में जाओ तो आदित्य जी ने कम्प्लीटली ऐसे तरीके से दिखाया है कि किस तरीके से वहाँ पे रात में जब स्ट्राइक हो रही थी तो माहौल किस तरीके का हो हुआ होगा, और किस तरीके से कितने आदमी गए थे, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी और क्या कुछ करना पड़ा, वो सारी की सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ भाई, एक डायरेक्टर होता है जो बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें डिफाइन कर सकता है। और अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं होता, अगेन मैं यहाँ पे आ, एक पॉज लेकर के छावा मूवी की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि छावा मूवी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई है। जैसे कि यहाँ से मुझे याद आया कि जब वो एक आई थिंक मुगल जो सेना होती है वो आ रही होती है यहाँ पे, तो आई थिंक जो गोरिल्ला वॉरफेयर, मतलब कि जो गोरिल्ला टेक्निक होती है, वॉर की टेक्निक, वहाँ पे ये बेसिकली इस टाइप की टेक्निक होती है कि अगर एक सर्जिकल स्ट्राइक आप मान सकते हो, क्योंकि क्यों सर्जिकल स्ट्राइक, क्योंकि यहाँ पे दुश्मन की सेना मान लो कि भैया 100 है, 100 लोग हैं, और आपके अंदर शायद 20 ही लोग हैं, तो आपको ईजीली सामने से वार नहीं करना है, लेकिन आपको जाना है वहाँ पे, और अपने एक भी आदमी को गवाए बिना वहाँ पे जाना है और उनके साथ फाइट करना है, उन सबको मिटाना है, और उसके बाद वापस आ जाना है विदाउट अपने एक भी आदमी को खोए बिना। तो जो बहुत ज़्यादा कहूँगा माइंड वाली चीज़ है। और पहले के ज़माने में
इसको ही आई थिंक मैं बोलूँगा सर्जिकल स्ट्राइक बोला जा सकता है। तो छावा मूवी में भी इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो क्लियरली मैं ये रिकमेंड करूँगा कि भैया प्लीज़ एक बार तो ये मूवी देखनी ही चाहिए, क्योंकि यार अगर फेक लोग बोल रहे होंगे तो एक या दो ही लोग बोलेंगे, पूरी दुनिया आई थिंक पूरा इंडिया नहीं बोल रहा होगा। तो मुझे लगता है कि यार ये एक चीज़ थी। तो चलो वापस आ जाते हैं उरी मूवी की तरफ। तो यहाँ पे एक मॉडर्न सर्जिकल स्ट्राइक किस तरीके से होती है, किस तरीके से चीज़ें हुई और किस तरीके से हमने अपना एक भी आदमी, मतलब कि इंडियन आर्मी ने अपना एक भी आदमी नहीं खोया, वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय बात है। और किस तरीके से डायरेक्टर ने ये सारी चीज़ें दिखाई, वो भी एक अलग ही चीज़ क्रिएट करती है। और जहाँ पे मैं बात करूँ इस मूवी की थीम्स की, मतलब कि उरी मूवी की, तो वहाँ पे किस तरीके से कोई भी ऐसा मसाला ऐड नहीं किया गया उस मूवी के अंदर जिस तरीके से उस मूवी को मसाला ना ऐड करते भी वो मूवी अच्छी खासी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी रही। आई थिंक 10th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी, आई थिंक 2019 की, जो एक बहुत ही अलग लेवल की बात है। लीडिंग रोल, आई थिंक बॉक्स ऑफिस नंबर भी उनको अब मिल चुके थे और एक नाम भी मिल चुका था जो उनको संजू मूवी से ऑलरेडी मिल चुका था, लेकिन संजू मूवी में वो सपोर्टिंग कैरेक्टर में थे। तो इसी वजह से मुझे लगा कि थोड़ा बहुत उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। और बात आती है अगले कोई आए थे, तो अब बात एंटर कर चुके हैं 2020 के अंदर। शायद 2020 या 21 में यही काल था जब कोरोना आया था और सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई थी। तो तभी उनकी आई थिंक शायद उसके बाद ही रिलीज होती है आई थिंक भूत, मतलब कि द गोस्ट भी मान सकते हो आप, पार्ट 1। वहाँ पे चीज़ की गई थी कि भैया कोई घटना हुई थी और उसके बाद वहाँ पे वो जाते हैं आई थिंक शिप के अंदर और सारी चीज़ें चेक करते हो कि क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो ये मूवी बेसिकली उस पर बेस्ड थी, लेकिन यहाँ पर उनको लीडिंग रोल मिला, मतलब कि लीड एक्टर का रोल मिला मेल के अंदर, लेकिन फिर भी अच्छी खासी थीम थी। मतलब कि एक हॉरर मूवी शायद, मतलब आज हम उस ज़माने में हैं जब हॉरर कॉमेडी मूवीज़ होती है, जैसे कि स्त्री 2, भूल भुलैया, मुंजिया, उस टाइप की मूवीज़ जो ब्लॉकबस्टर ऑलरेज होती आई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हॉरर था लेकिन कॉमेडी भी थी। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने जो मूवी की विक्की कौशल ने, वहाँ पे 100% हॉरर ही था। और अगर मैं बात करूँ हॉलीवुड की, इसका कंपैरिजन, तो कॉन्जरिंग जैसी मूवीज़ भी उतना बॉक्स ऑफिस नहीं बना पाती जितना कि एक कॉमेडी मूवी या फिर एक मार्वल या डीसी की मूवी बना पाती है। क्यों? क्योंकि हॉरर फिल्में लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। पसंद आती है लेकिन कब पसंद आती है? जब वो रिलीज़ होती है एक नॉर्मल से आई थिंक टीवी के अंदर, मतलब कि ओटीटी पे अंदर, या फिर कोई घर पे बैठ के आप लोग देखते हो सैटेलाइट के अंदर, मतलब कि केबल के अंदर, तब पूरी फैमिली मिल के देखती है। क्योंकि थिएटर में जाने की हिम्मत किसी को, मतलब कोई होती है। जहाँ पे मैं बात करूँ कॉमेडी और हॉरर मूवी का, जो कॉमेडी और हॉरर तो पब्लिक देखने जाती है, क्योंकि पब्लिक को पता है कि यहाँ पे हमें कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है और हॉरर भी उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो पूरी की पूरी पब्लिक चली जाती है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि वो मूवी उतनी हिट नहीं हुई, मतलब कि फ्लॉप ही आप मान सकते हो। और एक दूसरा मेन रीज़न था कि भैया कोरोना की आई थिंक पहली वेव चली गई थी, लेकिन दूसरी अभी भी बाकी थी, या वैसा कुछ ही हुआ था उस टाइम पे। तो इसी वजह से मुझे लगा कि थोड़ा बहुत तो कुछ तो गड़बड़ हुई थी। तो मुझे इस वजह से ये लेना पड़ा चैप्टर। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई ये एक ऐसा एक्टर है जो अपने अलग अलग चीज़ें उन्होंने ट्राई की है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक बॉय का कैरेक्टर प्ले किया आई थिंक मसान या उसके अंदर। उसके बाद हम आ जाते हैं संजू के अंदर, तो उसके अंदर कोई अलग टाइप का ट्विस्ट था जो कि सपोर्टिंग रोल के अंदर था। उरी के अंदर आ जाते हैं तो वो एक मिलिट्री मैन के तौर पे, और यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पे भी यहाँ पे हमें देखने को मिले इस मूवी के अंदर। तो अमेजिंग कैरेक्टर, अमेजिंग सुपरस्टार, और ये डेफिनेटली नेक्स्ट सुपरस्टार, डेफिनेटली ये नेक्स्ट सुपरस्टार है। क्योंकि रणबीर कपूर को भी बोला जाता है नेक्स्ट सुपरस्टार, रणवीर सिंह को भी बोला जाता है कि ही इज़ द नेक्स्ट सुपरस्टार। तो अब कौन बचा? अब विकी कौशल है, ही इज़ द रियल नेक्स्ट सुपरस्टार, वैसा मुझे लग रहा है। तो चलिए भाई लोग आगे बात करते हैं 2021 के बारे में, मतलब कि उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद एक ऐसी मूवी आई जिसने आई थिंक रियल में अगर वो मूवी देखी होगी तो वो एक अलग ही टाइप की रिस्पेक्ट करेगा विकी कौशल की, जिस मूवी का नाम था आई थिंक सरदार उधम सिंह, जो कि डायरेक्ट ओटीटी पे आई थी। क्योंकि उनके मेकर्स को ऐसा लगा कि भैया वो मूवी
अगर हम थिएटर में रिलीज़ करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही बॉक्स ऑफिस में नुकसान हमें झेलने को मिल सकता है। जैसा कि उनकी पिछली मूवी में अगर मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले, उस टाइप का, तो मेकर्स का डिसीजन होता है कि भैया कहाँ पे रिलीज़ करना। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि सरदार उत्तम सिंह ओटीटी पे आई, और ओटीटी पे ये मूवी ऐसी मूवी है कि जहाँ पे रियल में मुझे ऐसा लगा कि भैया हाँ, ये बंदा परफेक्टली बना हुआ है कि भैया ये किसी के भी कैरेक्टर को आई थिंक उसकी स्किन में आ सकता है। जैसे कि हम बात करें सरदार उधम सिंह की, तो वहाँ पे किस तरीके से 1940s में हुआ होगा, 1930s में हुआ होगा, वैसा सब कुछ आई थिंक उस तरीके का सिनेमा दिखाना, उस तरीके की थीम्स को रखना, उस तरीके के सारे सेट को बनाना और बहुत ही अच्छे वे में सारी की सारी चीज़ें उस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके से ब्रिटिशर ने जलियांवाला बाग चीज़ की थी, वो उसका भी हमें वहाँ पे देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें अच्छी हुई, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें बुरी हुई, जिसकी वजह से सरदार उधम सिंह को वो आई थिंक स्टेप लेना पड़ा। और विकी कौशल ने बहुत ही अच्छे वे में, जहाँ पे उनको किसी भी तरीके से दिखाना हो, एक्टिंग करवानी हो, लेकिन एक तरह की एक्टिंग है जो वो नहीं करते। वो कंटिन्यूसली अलग-अलग कैरेक्टर्स को चैलेंज करते रहते हैं, अलग-अलग कैरेक्टर्स को लेते रहते हैं, तो वही दिखाता है कि वो एक ग्रेट एक्टर है। मतलब ग्रेटेस्ट तो नहीं कहूँगा अभी, लेकिन ग्रेट एक्टर आप मान सकते हो, बखूबी मान सकते हो। उसके बाद आई थिंक उनकी एक मसाला मूवी आई थी, आई थिंक गोविंदा नाम मेरा, जिसको फिर से ओटीटी पे रिलीज़ किया गया, मतलब कि ओटीटी पे ही डायरेक्ट रिलीज़ किया गया, जो कि ठीक-ठाक एवरेज मूवी मान सकते हो। उस मूवी के बारे में उतना कुछ कहने जैसा नहीं है, क्योंकि वो मूवी उतनी ज़्यादा खास नहीं बनती है। मतलब कि उस मूवी में आप क्या ही बोल सकते हो। अगर आपने केबल पे, मतलब कि सैटेलाइट पे देखा होगा गोविंदा सर की, मतलब कि रियल ओरिजिनल गोविंदा सर, जो कि गोविंद आहूजा जो इनका रियल नाम है, तो उनकी बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जहाँ पे वो घर वाली बाहर वाली टाइप कॉन्सेप्ट होता है। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट उस मूवी का भी रहता है, जो कि विकी कौशल की मूवी थी। तो वहाँ पे उतना ज़्यादा वो मुझे भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि ठीक-ठाक ही मूवी थी, जहाँ पे आप लोग क्लियरली बता सकते हो कि किस तरीके से सारी चीज़ें, उतना ज़्यादा उस मूवी के बारे में कुछ भी नहीं है कहने के लिए। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि भई इसको कट ही करता हूँ। तो आगे जाके एक मूवी आती है जो कि उतनी ज़्यादा ठीक भी नहीं रहती और उतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खतरनाक भी नहीं रहती। आई थिंक डंकी मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे उन्होंने अच्छे तरीके से अपना रोल निभाया था, क्योंकि उनका एक कैरेक्टर था जहाँ पे राजकुमार हिरानी साहब ने उनको बहुत ही बड़ा ब्रेक दिया संजू के द्वारा, और बहुत ही अच्छे वे में उन्होंने एक्टिंग भी की थी। तो वही राजकुमार हिरानी सर वापस आ चुके हैं अपने आदमी को फिर से पिकअप करने के लिए, क्योंकि लेकिन इस बार मेन लीड में नहीं, बल्कि सेकंड लीड में भी नहीं, मैं इस एक कैमियो टाइप भी मान सकता हूँ उस मूवी के अंदर, क्योंकि वो उस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत टाइम के लिए नहीं दिखते, बहुत ही कम टाइम के लिए दिखते हैं, लेकिन उस उनकी एक्टिंग को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, उतना ज़्यादा आई थिंक ध्यान में भी नहीं था, क्योंकि लीड एक्टर शाहरुख खान थे। इसी वजह से सबका ध्यान शाहरुख खान की तरफ था, तो उसी वजह से उनको थोड़ा बहुत बैकलैश भी देखने को मिला था। उनकी बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाया गया उनकी मूवी को लेकर के, उनकी एक्टिंग को लेकर के, लेकिन उन्होंने बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग की थी। वहाँ पे उन सबको ऐसा लगना था कि भैया वो उस मूवी की स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ कि भैया कुछ लोग होते हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, स्पेशली लंदन जाना चाहते हैं, लेकिन लंदन ऐसे तो जा नहीं सकते, वो भी स्टूडेंट वीज़ा पे। तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम क्रैक करनी होती है, लेकिन उनको इंग्लिश के नाम पे ABC के अलावा कुछ भी नहीं आता होता, नॉट इवन ABCD भी नहीं आती होती उनको। तो वो किस तरीके से एक्ट करेंगे, वो उन्होंने परफेक्टली, आई थिंक विकी कौशल ने भी और शाहरुख खान सर दोनों ने बहुत अच्छे वे में एक्टिंग की है कि भैया कोई लल्लू टाइप आदमी होता है, मतलब वो किस तरीके से एक्टिंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो जाना चाहते हैं। तो इसी वजह से वो मूवी एक स्पेशल, मतलब कि बॉक्स ऑफिस पे उतना ज़्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाई थी, लेकिन सुपर हिट आप लोग उनको मान ही सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल 400 करोड़ वो कमाना वो किसी अरे गहरे नथुके की बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे उनकी एक ही चीज़ आती है जो कि है परफेक्टली आप लोग मान सकते हो, वो है द ग्रेट इंडियन फैमिली, जहाँ पे एक बॉय होता है जो कुछ अदर रिलीजन, जो कि हिंदू रिलीजन होता है, कि
उसके अंदर ही पला बड़ा होता है और वैसे ही बड़ा होता है, लेकिन कुछ दूसरी सारी चीज़ें भी होती है मूवी के अंदर, वो आप जब मूवी देखोगे तब पता चलेगा। मैं यहाँ वीडियो में सब कुछ डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो कि फिर से इन्होंने एक यूनिक कॉन्सेप्ट को लिया, जो कि खुद सराहनीय है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट उनको लाना और चीज़ें करके दिखाना कि भैया हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि भाई अमेजिंग थी। और द ग्रेट इंडियन फैमिली के अंदर उनका एक नॉर्मल सा ही रोल होता है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिंग में भी बहुत ज़्यादा दिखाते नहीं, और ना ही मैं कुछ डायरेक्टर की बात करूँगा कि भैया वो इस तरीके का था या फिर उस तरीके का था। लेकिन हाँ, एक सिंपल सीधी सादी मूवी और एक फैमिली एंटरटेनर आप मान सकते हो कि भैया आप अगर फ्री हो और आपको देखनी है तो आप वन टाइम वॉच तो कर ही सकते हो। आप उतना ज़्यादा फैन नहीं होंगे उस मूवी से, आई थिंक, लेकिन आपको मज़ा तो आएगा। एक टाइम एक मूवी होती है, कुछ मूवीज़ जैसे कि हेरा फेरी टाइप मूवी या अंदाज़ अपना अपना टाइप मूवी, जो बार बार देखने को मन करता है आपका। लेकिन ये द ग्रेट इंडियन फैमिली, तो ये एक ऐसी मूवी है जो आप वन टाइम वॉच कर सकते हो, उतना ज़्यादा वॉच करना ज़रूरी नहीं है। तो बढ़ते हैं उनकी अगली एक मास्टर मूवी के ऊपर, जो मास्टर है सैम बहादुर। अगेन इन्होंने रोल प्ले किया, जो कि पहले से ही जो एक रियल कैरेक्टर था, जो बहुत ही अच्छे, आई थिंक, मिलिट्री मैन रह चुके हैं। मेजर थे या फिर कमांडर, वो मुझे नहीं पता, तो मैं यही कहूँगा कि एक फौजी थे और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक स्किन में चले जाना। जैसे कि अगर आपने हॉलीवुड में देखा होगा तो क्रिश्चियन बेल और फिर लियोनार्डो डिकैप्रियो और फिर जॉनी डेप, वो तीनों ऐसे एक्टर हैं जो स्क्रीन के अंदर चले जाते हैं और आपको लगेगा ही नहीं कि वो एक एक्टर है, आपको लगेगा कि वो वही कैरेक्टर है जो हुआ करता था। तो वैसे ही सैम बहादुर में विकी कौशल की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। हाँ, उनको एक बैकलैश झेलना पड़ा था क्योंकि उन्होंने एनिमल, रणबीर कपूर के एनिमल के साथ टक्कर ली थी, फिर भी हिट मूवी साबित रही थी। अगर टक्कर ना ली होती तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलेक्शन देखने को मिलता। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि एक एक्टर, हम इस लेवल का एक्टर आई थिंक बॉलीवुड के अंदर देख रहे हैं कि जो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, ना सिर्फ कोई नेपो किड टाइप का नहीं है, और अच्छे तरीके से एक्टिंग के बलबूते पर वो सारी फिल्में लेना और उसके बाद उस मूवी को हिट करवाना अपने ही बलबूते पर, वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मैं यही कहना चाहूँगा। और अगर बात करूँ उनकी अगली मूवीज़ के बारे में कि यार फ्यूचर में कौन सी मूवीज़ आएगी, तो उससे पहले उनकी एक लास्ट मूवी आई थिंक छावा की फिर से बात कर लेता हूँ कि यार छावा एक ऐसी मूवी है जो हर रोज़ नहीं आती। उस तरीके की मूवी और विकी कौशल की एक्टिंग उस मूवी के अंदर नहीं दिखने को मिलती। लेकिन मुझे लगता है उनके फ्यूचर प्लान्स के अंदर शायद मुझे लगता है कि महाअवतार टाइप एक मूवी आने वाली है, जहाँ पे वो भगवान परशुराम का रोल प्ले करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। वहाँ पे हमें फिर से इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे अवतार में हमें देखने को मिलेंगी, जो कि फिर से मुझे लगता है कि कोई अच्छा डायरेक्टर होगा, मैड डॉग फिल्म्स उसे हायर करेगी तो इससे भी बढ़िया कलेक्शन और डबल कलेक्शन हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और मैं तो कहूँगा कि हाँ, एक सुपरस्टार इस्टेब्लिश हो चुका है पूरे तरीके से। जैसे कि जब एनिमल आई थी तब रणबीर कपूर को सारे लोग बोल रहे थे कि भैया ही इज़ द नेक्स्ट सुपरस्टार, लेकिन अब सब लोग बोल रहे हैं कि विकी कौशल इज़ नेक्स्ट सुपरस्टार। तो कमेंट करके बताइए आपको भैया आपको कौन लगता है कि कौन नेक्स्ट सुपरस्टार है और कौन कुछ करेगा। दूसरी मूवी भी एक आ रही है जो कि लव एंड वॉर है संजय लीला भंसाली के साथ, लेकिन मुझे पर्सनली मूवी के नाम और सब से ही पता चल जाता है कि मूवी कैसी होगी। तो यहाँ पे देखना ये होगा कि लव वॉर की कौन सी अपडेट आती है। तो विकी कौशल का हम जब अगला वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम डिटेल में, थोड़ी और डिटेल में घुसेंगे, तब सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा रिसर्च करके उसके बाद उसकी वीडियो भी लेकर के आऊँगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, मूवी को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।